हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से है तो पिछले जो महफिल में हम लोग सजा रहे हैं उसी महफिल को दोस्तों आज हम लोग फिर से सजा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग जान ही रहे होंगे कि हम लोग कौन सा क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग फिलहाल अभी इसके पहले सबसे पहले का टॉपिक दोस्तों हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन को पढ़े हैं। और नेक्स्ट दोस्तों अभी हम लोग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जिसमें से हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों आज का हम लोग का वीडियो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का आज का टॉपिक यही है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तो हम लोग को आज हम लोग दोस्तों इसके बारे में इस महफिल के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था, लेकिन कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों हम लोग इसके पहले पढ़े थे कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्यों हुआ था। तो दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से जान चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए है सो कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो दोस्तों यूरोप में यह युद्ध हुआ तो प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पे वहाँ का अट्रैक्शन यहाँ पर भी फैल गया था, जिसका कारण था दोस्तों फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश हमारे भारत में भी विराजमान थे और व्यापारी वहाँ वे लोग यहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना किए हुए थे। तो दोस्तों हम लोग जान रहे हो कि हमारे भारत देश में कितना 5 ऐसे देश थे जो अच्छी तरह का उन लोगों ने हमारे देश में आकर के लूटने के प्रयास के लिए किए हुए थे। तो जो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 ऐसे देश थे जो कि अच्छी तरह कस नहीं कर पाए थे और अंतिम में दोस्तों 2 देश बचे हुए थे फ्रांसीसी और दूसरा था दोस्तों अंग्रेज। ये दोनों देश है सो ये दोनों देश हम लोग हमारे बीच में हमारे देश में बचे हुए थे। अंग्रेज अर्थात कहे तो ब्रिटिश, इसको दोस्तों ब्रिटिश कहते हैं। जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे, तो इसी महफिल को दोस्तों हम लोग को सजा रहे हैं अभी कि इन दोनों देश में। अब यहाँ पे जब 3 देश समाप्त हो गया था तब फ्रांसीसी विकास किया था या ब्रिटिश, इस सारी चीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि अभी तक। लेकिन अगर अभी तक हम लोग देखें कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध में तो दोस्तों दोनों बराबर में ही, ऐसा कोई नहीं है कि कोई ज्यादा शक्तिशाली है, कोई ज्यादा अपने क्षेत्र विस्तार किया है और ये कम किया है। तो दोस्तों फ्रांसीसी भी अपना क्षेत्र विस्तार ज्यादा कर रहा है, वो भी कर रहा है, ब्रिटिश भी करते जा रहा है। अर्थात यहाँ पर जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां तक देखा जा रहा है दोनों क्या है, बराबर में है। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और सीखना है कि कौन हमारा भारत देश में सबसे आगे बढ़ा था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके आगे अब जानते हैं कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1749 से 1754 तक चला था, ठीक। 1749 से 1754 तक यह युद्ध चला था। इसका कारण था दोस्तों 2 कारण थे। पहला था हैदराबाद और दूसरा कारण था दोस्तों कर्नाटक। तो यही था दोस्तों। अब कर्नाटक था तो यहाँ पे इसका मुद्दा क्या था। जिस प्रकार दोस्तों हम लोग प्रथम युद्ध में क्या पढ़े थे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध में क्या कारण था, तो उत्तराधिकार, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार से संबंध कारण था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा हैदराबाद को उत्तराधिकार कारण था और यहाँ पर भी कर्नाटक का भी उत्तराधिकार से ही मामला उठा था। कारण यहाँ था कि ये था कि दोस्तों जब हैदराबाद के शासक अल्फास अल्फजा, हैदराबाद का शासक अल्फजा, ठीक है,
हैदराबाद शासक कौन? अल्फाजा की मृत्यु 1748 में हो गई थी। 1748 में हो गई थी। तब है सो यहाँ का उत्तराधिकार, हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए दोस्तों दो लोग यहाँ पे खड़े हो गए थे। इसमें से एक था दोस्तों अल्फाजा का पुत्र निरसजंग और दूसरा था दोस्तों मुरफजंग। तो ये दोनों थे दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कि ये उनका पुत्र अल्फास जा का, ठीक है, अल्फास का पुत्र निरसजंग और इन जो मुरफ़्फ़स जंग जो है, ये मुरफ़्फ़स जंग ये दोस्तों इनका पौत्र था, अर्थात पोता जिसको कहते हैं पौत्र, ठीक है, पौत्र था। अब ये था इसका पुत्र, ये था इसका पौत्र। तो इन दोनों में कारण ये था कि हम लोग जैसे अगर कोई भी शासन कोई किसी भी क्षेत्र का अगर कहा जाए तो क्या होता है कि अगर किसी भी क्षेत्र का अगर शासक की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाती है, तो वहाँ का उत्तराधिकार कौन? उनका उसी के पुत्र का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे उसी के हिसाब से यहाँ का शासक किसको? निरंजस जंग को दिया जा रहा था, परंतु उनका भतीजा था, ठीक है, परंतु उनका भतीजा अर्थात उनका भाई का पुत्र है सो उनका भाई का पुत्र बोल रहा था कि नहीं, यहाँ का शासक हम बनेंगे। जिसके कारण से दोस्तों इन दोनों में क्या हुआ कि यहाँ पे युद्ध का मामला को छिड़ गया था। इसी कारण से दोनों में क्या हो गया था? दोनों का युद्ध का मामला छिड़ गया था। तो ये कारण था दोस्तों हैदराबाद से। और दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक के बात कहा जाए तो कर्नाटक में दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग पढ़े कि 1746 में हम लोग पढ़े कि वहां का शासक कौन था? अनवरुद्दीन था। तो दोस्तों यह अनवरुद्दीन शासक कब बना था? तो दोस्तों अनवरुद्दीन कर्नाटक का शासक 1944 में बना था। कब? तो 1944 में कर्नाटक का शासक अनवरुद्दीन बना था। लेकिन उसके पहले दोस्तों उनका पिता दोस्त अली थे। जब इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तब ऐसे वहां का शासक, वहां का उत्तराधिकार कौन बने थे? तो अनवरुद्दीन बने थे। वहां का शासक अनवरुद्दीन बने थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि लालच बहुत ही बुरा चीज है, बहुत ही हानिकारक चीज होती है। लालच इतना ज्यादा हानिकारक होती है कि अपनों को भी ले जाती है, ठीक है, किसी को नहीं पहचानते कि ये कौन है। दोस्तों लालच इतनी बड़ी चीज होती है कि अपना भाई हो या पिता हो, सबको हंसो सर्वनाश कर देती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसका दोसत अली का पुत्र अनवरुद्दीन जब शासक बन गया, लेकिन दोस्तों दोसत अली का एक दामाद था जिसका नाम था चंदा साहब का नाम था। चंदा साहब ये नाम था। तो इसमें क्या बोल रहा था कि नहीं, यहाँ का कर्नाटक का शासक हमको बना दीजिए, ठीक है। लालच कहते हैं ना, लालच तो सबसे बुरी चीजें होती है। इसी प्रकार से दोस्तों जब यहाँ का अगर कानूनी रूप से देखा जाए, जिस प्रकार से वहां से पहले का नियम था, उस प्रकार से देखा जाए तो उस समय का शासक किसको? अनवरुद्दीन को ही था, अनवरुद्दीन का ही था। लेकिन दोस्तों लालच जो चंदा साहब का जो था वह दोस्तों बहुत ही बुरा था। यह सोच रहा था कि कर्नाटक का शासक कौन? हम बन जाए। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे युद्ध की संकट की आ रहा था और यहाँ पे हैदराबाद में भी युद्ध की संभावना आ रही थी। तो क्या हुआ? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो उनकी ब्रिटिश साम्राज्य है, तो किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य किस प्रकार से अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को यही सीखना है कि यहाँ पे अब वे लोग किस प्रकार से यहाँ पे मौका का फायदा उठाए थे। यहाँ पे वे लोग किस प्रकार से मौका का फायदा उठाए, इसी चीज को हम लोग सीखना है। यहाँ पे क्या था, ये तो जो हैदराबाद और कर्नाटक जो है, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक, ये दोनों अब हमारा अपना देश का क्षेत्र का बात था। तो इसी क्षेत्र के बात को लेकर के यहाँ पे आपस में सुलझ जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या था कि लालच के कारण दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज को लूटने के लिए अच्छा मौका मिल गया था। हुआ क्या, जब यह मैंने बताया कि हैदराबाद से दो थे, निरंजस जंग और मुरफ़्फ़स जंग, ठीक, मुरफ़्फ़स जंग, तो इन दोनों के बीच यहाँ युद्ध हो रहा था, ये दुश्मनी हो गई थी। और कर्नाटक की बात कहा जाए तो यहाँ पे अनवरुद्दीन और यहाँ पे और चंदा साहब के बीच हो रहा था। तो फ्रांसीसी क्या कर दिए
कि जो जो जिसका जिसका शासक होना चाहिए उसको उसकी तरफ ना शासक उसकी तरफ साथ ना दे करके अपने उनके विपक्षी तरफ साथ देने लगे। अर्थात फ्रांसीसी पहला है सो इसको मुरफ़्फ़ज को दिए इसको मुरफ़्फ़ज जंग को साथ देने लगे, और दूसरा यहाँ पे इधर यार फिर इधर से इसको, ठीक है। फ्रांसीसी दोस्तों चंदा साहब और मुरफ़्फ़ज जंग को है सो साथ देने लगे थे, जिसके कारण था यहाँ पे हो गया कि अब यहाँ पे अनवरुद्दीन अकेले पड़ गया, और इधर से क्या निरंजन जंग है सो अकेले पड़ गया था। अब अकेले पड़ गया तब देखा जाएगा अगर फ्रांसीसी जो थे काफी ज्यादा तो की वजह से शक्तिशाली बन गए थे, इनसे तो सब लोग डर रहे थे। तब यहाँ पे क्या हुआ था कि अंग्रेज भी हल्का सा अपना इस यहाँ पे हाथ बढ़ाए, तो अंग्रेज ने क्या किया कि इसके तरफ ऐसा हाथ बढ़ा दिया अनवरुद्दीन की तरफ, ठीक। अनवरुद्दीन की तरफ हाथ बढ़ा दिया इधर से, और इधर में दोस्तों अंग्रेज निरंजन से जंग की तरफ हाथ बढ़ा दिया अंग्रेज। अब यहाँ पे एक और जब इतना हो गया, जब अंग्रेज दोनों तरफ मिल गया, तब है सो फ्रांसीसी ने क्या किया, उन लोगों को ये चंदा साहब, मुरफ़्फ़ज जंग और फ्रांसीसी ने क्या किया, इन तीनों ने एक हो गए, जिसका कारण था दोस्तों कि इसको ऐसा कर्नाटक का शासक चाहिए पद चाहिए था सूबेदार, और ऐसे मुरफ़्फ़ज जंग को यहाँ का हैदराबाद का शासन चाहिए था। तो इसीलिए दोस्तों इन फ्रांसीसी ने इन लोगों को समझा दिया कि दोनों को चाहिए भाई, यहाँ दोनों दोनों अलग, अब एक का कर्नाटक का और एक को किसको हैदराबाद का शासन चाहिए था। अगर तो फिर वैसे अगर चाहिए तो हम लोग चलो तीनों एकजुट होकर के युद्ध करते हैं, तभी हो सकता है हम लोग इस युद्ध को जीत पाएंगे, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि फिर अंग्रेज जब मिल गया है तो हो सकता है हम लोग हार जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, एकजुट बना लिए, एकजुट बना लिए। और एकजुट बनाने के पश्चात क्या हुआ था, जब दोस्तों 3 अगस्त 1949, सॉरी दोस्तों 1949 नहीं 1749 का टाइम आ गया, 3 अगस्त 1749 आया, तब वहां पर एक बार अनवरुद्दीन और उसका पुत्र, ठीक है, अनवरुद्दीन और उसका पुत्र और कुछ सैनिक ने, ये लोग कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे। दोस्तों अनवरुद्दीन का पुत्र का नाम दोस्तों मोहम्मद अली है, ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद अली। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जब इन सभी ने, अनवरुद्दीन, मोहम्मद अली और उनके सारे सैनिक ने मिल करके कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे दोस्तों, तो उसी बीच में क्या हुआ, फ्रांसीसी चंदा साहब तथा मुरफ़्फ़ज जंग की सेना सामने आ गई, और सामने आने के पश्चात क्या हुआ, इन तीन सभी के बीच ऐसे युद्ध छिड़ गया। एक तरफ से अनवरुद्दीन और दूसरे तरफ से ये तीनों, ठीक है, ये तीनों की संयुक्त मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जब युद्ध बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध हो गया, बड़ा सा घमासान युद्ध हो गया, तो वैसी परिस्थिति में वहां पे क्या हुआ कि जो अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली था, वह देखा कि बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है, लगता है कि हम लोगों को यहाँ से बच पाने की बहुत ही कम आशा है। इसलिए दोस्तों वहां पर बिना सोचे समझे वह है सो यहाँ से निकल पड़ा। कहाँ से, तो युद्ध भूमि से जो वहां से निकल पड़ा। अब हम लोग जानते हैं युद्ध भूमि युद्ध हुआ तो कहाँ, कौन से क्षेत्र में हुआ था, इसके बारे में। तो दोस्तों 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के अंबूर नामक स्थान पे, अंबूर नामक स्थान पे यह युद्ध हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे खास तौर पे जरूर याद रखना है कि अंबूर का युद्ध किसको कहा गया था। तो दोस्तों अंबूर का युद्ध 3 अगस्त 1949 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 3 अगस्त 1949 को। किसके बीच, तो दोस्तों फ्रांसीसी चंदा साहब, मुरफ़्फ़ज जंग एक तरफ से और दूसरे तरफ से अनवरुद्दीन, इन सभी के बीच है अंबूर का युद्ध 3 अगस्त 1749 को लड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों इसको जरूर से जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा। कहाँ पे, वेल्लोर के अंबूर नामक स्थान पे। तो इस चीज को दोस्तों जरूर याद रखना है। यहाँ पर युद्ध क्या हुआ, बहुत ही घमासान मात्रा में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब युद्ध प्रारंभ हो गया था तो वहां पे जब युद्ध हो गया तो एक ना एक किसी का क्या होना था, पराजित तो होना है, निश्चित था। तो अब यहाँ पे आप लोग खुद से हम लोग आकलन करके देख सकते हैं कि पराजित कौन हो सकता था। तो वैसे तो दोस्तों हम लोग जानते हैं
कि फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश के अंग्रेज सेनाओं के सामने हमारा भारतीय सैनिक उस समय नहीं टिक पा रहे थे, जिसका कारण था दोस्तों हम वहाँ पे उन लोगों के पास अनेक प्रकार के मिसाइल बंदूकें थी और हमारे भारतीय सैनिक के पास वैसा कुछ नहीं था। इसी वजह से जब अनवरुद्दीन एक तरफ से था तो इन तीनों ने एक साथ थे तो ऐसा हो नहीं सकता था दोस्तों कि अनवरुद्दीन वहां से जीतकर वापस आ पाता। लेकिन दोस्तों वहां पे यही दुख की बात हुई कि अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन की वहां पे पराजय हो गई और उसी दिन दोस्तों उसी समय वहीं पे 3 अगस्त 1749 को उनकी वहां पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तब यहाँ पे क्या हो गया, क्या वहां पर निश्चित हो गया कि वहां का शासक कौन बनेगा, तो चंदा साहब बनेगा। तो वो जो चंदा साहब चाह रहा था वह क्या हो गया, उसका इच्छा पूर्ण हो गया। चंदा साहब तो वहां का शासक बनने का उनका कोई राष्ट्रीय खाली हो गया, उसको ऐसा कोई रोकने वाला नहीं बच गया था। एक था दोस्तों मोहम्मद अली, लेकिन दोस्तों यह खुद ही ज्यादा उतना शक्तिशाली नहीं थे, अपने खुद ऐसे डर से। अब जान ही रहे होंगे कि जब 3 अगस्त 1749 को युद्ध हुआ था तब इन्होंने यहाँ से भाग गए थे। अब दोस्तों अब जानते हैं हम लोग कि यहाँ से ये मोहम्मद अली कहाँ पर चल गए थे दोस्तों, ये भाग करके तिरुचन्नापल्ली चले गए थे। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहे हो तो इस चीज को मैंने तो दोस्तों यहाँ पे पूरा रेगुलर सारा चीज को नहीं, जिस प्रकार से बताना चाहिए था संरचना के हिसाब से उस प्रकार मैंने नहीं बताया। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ रहे हो, ठीक है, सही ढंग से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो दोस्तों एक एक नाम से इसे आप लोग चाहो तो इसको पकड़ सकते हो कि कौन सा नियम, कौन सा नाम कहाँ पे हम लोग को बताया गया था, ठीक है, कौन सा चीज है किससे। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो इसको फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आप मुझे विश्वास है कि आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग सीख रहे थे कि मोहम्मद अली कहाँ भागकर चला गया था, मोहम्मद अली तिरुचन्नापल्ली चला गया था। अब हम लोग और सीख गए कि कर्नाटक का शासक कौन, चंदा साहब बन गया। अब यहाँ पे बच गया था एक हैदराबाद। हैदराबाद में नीरज जंग नीरज जंग और मुरफ जंग था। तीन दोनों के बीच जो कि हैदराबाद के मैंने बताया अल्फाजहां, ठीक है, अल्फाजहां, ठीक, इसके ये हैदराबाद के शासक का ये पुत्र था और ये पौत्र था, ठीक। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि जब वहां पर कर्नाटक का बात पूरा क्लियर हो गया तब आगे यहाँ पे हैदराबाद, यहाँ पे हैदराबाद। अब हैदराबाद का शासक कौन बनेगा, मुजफ्फर जंग बनेगा, थोड़ी दोस्तों यहाँ पे मुजफ्फर होगा, मुजफ्फर जंग बनेगा या नीरज, या फिर निरंजस जंग बनेगा, ये यहाँ पर निर्णय होना था। लेकिन दोस्तों फ्रांसीसी किसके तरफ थे, मुजफ्फर जंग की तरफ थे, और अंग्रेज किसके तरफ थे, तो यहाँ पे नीरज जंग की तरफ थे, नीरज संघ की तरफ, ठीक। तो दोस्तों इसके तरफ थे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखना है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अनवरुद्दीन ठीक था, अनवरुद्दीन की तरफ से उसमें क्या होता है, अंग्रेज थे, लेकिन वहां पे क्या होता है, उनका पराजय हो गया। इसका कारण था दोस्तों अंग्रेज तो साथ में थे, परंतु उन्होंने कहते हैं ना कि अगर किसी के ऊपर अगर दिल लगाते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर अगर दिल लगाते हैं तो पूरा दिल से पूरा मेहनत करते हैं, अगर सिर्फ नाम का अगर दिल लगाते हैं
तो भाई वह कोई काम का नहीं होता। अर्थात अगर हम कोई भी काम, किसी प्रकार भी काम करते हैं तो दोस्तों अगर उस चीज़ को अगर हम लोग दिल लगा के करते हैं वह क्या होता है, सफल। हम उस काम में हम लोग जरूर सफल होते हैं। लेकिन जो काम में, जिस काम में हम दिल अच्छी तरह से दिल नहीं लगाते, सिर्फ कहते हैं ना, सिर्फ नाम मात्र करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे था। अंग्रेज क्या कर रहा था, तो अनवरुद्दीन को तो साथ दे रहा था, लेकिन उतना खास तौर पर उतना जरूरी समझकर नहीं दे रहे थे, बस ऐसा ही नाम के थे। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे निरंजस जंग के साथ भी था, निरंजस जंग के साथ भी था कि सिर्फ नाम का था। तो दोस्तों उसी प्रकार से क्या हुआ था, इनके यहाँ पे निरंजस जंग की भी मृत्यु कब 1950 में हो गई थी। 1950 में निरंजस जंग की भी मृत्यु यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों अनवरुद्दीन की 3 अगस्त 1750 को, ठीक, ओहो सॉरी दोस्तों, 3 अगस्त 1749 को और निरंजस जंग की 1950 को, इन दोनों तिथि में इन दोनों की मृत्यु हो गई। तब हैदराबाद के शासक मुजफ्फर जंग को बना दिया गया। तब यहाँ पे क्या हो गया कि अंग्रेजों के बीच में खलबली मच गई, ठीक है, अंग्रेजों के बीच में खलबली मच गई। अर्थात हुआ क्या कि जब फ्रांसीसी हैदराबाद तथा कर्नाटक इन दोनों क्षेत्र में अपने अपने मत के अनुसार से शासक बना लिए। अर्थात क्या हो गया, ये दोनों क्षेत्र इन लोगों के अधीन, फ्रांसीसी के अधीन में हो गया। अब क्यों हो गया, तो दोस्तों अगर कहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को अपने शक्ति के बदौलत किसी चीज में खड़ा करते हैं, तो वह ऐसा नहीं होता है कि जो हम बोलेंगे वह उस चीज को वह व्यक्ति नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब फ्रांसीसी ने हैदराबाद में और कर्नाटक में अपने मत के अनुसार शासक बना लिया, तो सारे काम किसके अनुसार से, तो फ्रांसीसी के अनुसार से होने लगा, जिससे दोस्तों अंग्रेजों में यहाँ पे खलबली मच गई। तब इन लोगों ने सोचा कि जो यहाँ पे अभी कर्नाटक, ठीक है, ये यहाँ पे जो कर्नाटक है, यहाँ पे का एक अभी भी उत्तराधिकार मौजूद है। कौन है, तो यहाँ पे मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का पुत्र है, यहाँ कहाँ पे छुपा है, तो तिरुचिरापल्ली में जो छुपा हुआ है। अगर हम लोग चाहो तो अगर उसको साथ देंगे, और उसके साथ देने के पश्चात अगर उसको हम लोग अपने मत के अनुसार से कहाँ पे कर्नाटक के शासक बना देंगे, तो कर्नाटक क्या हो जाएगा, हम लोग के अधीन में हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज है तो तिरुचिरापल्ली में अपना कुछ सैनिक को भेज दिए थे। ये अंग्रेज लोग तिरुचिरापल्ली में अपने कुछ सेना को भेज दिए। तब जब इस बात का पता चला फ्रांसीसियों को कि अंग्रेज अपना सैनिक को कहाँ, तिरुचिरापल्ली, मोहम्मद अली को, ठीक है, जीना नहीं, मोहम्मद अली को साथ देने के लिए वहां पर गए हैं। तब फ्रांसीसी लोग ने भी क्या किया, अपना कुछ सैनिक को, फ्रांसीसी लोग ने अपने कुछ सेना को तिरुचिरापल्ली भेज दिए, ठीक, तिरुचिरापल्ली भेज दिए। जब इस बात का किसको, चंदा साहब को भी पता चल गया, चंदा साहब जो कर्नाटक का शासक बन गए थे, कर्नाटक का शासक, इनको दोस्तों जब जीत तो हो गई थी 1949 में, 1749 में ही, लेकिन इसको शासक दोस्तों 1751 में बनाया गया था, ठीक है, 1751 में बनाया गया था। तब यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया कि जब चंदा साहब को भी पता चला, तो चंदा साहब ने भी अपना कुछ सैनिक को कहाँ, तिरुचिरापल्ली भेज दिया। अर्थात इन तीनों का सैनिक कहाँ, तिरुचिरापल्ली भेज दिया चला गया। अर्थात पूरे तिरुचिरापल्ली को पूरी अच्छी तरीके से घेर लिया गया। जब पूरे अच्छी तरीके से जब घेर लिया गया, अर्थात क्या हो गया कि इन दोनों बीच में वहां पे, इन सभी के बीच में वहां पे युद्ध होने लगा। अब युद्ध होने लगा, उसी बीच अंग्रेज ने क्या किया, अपना मौका का फायदा, अंग्रेज में एक क्लाइव नाम का एक व्यक्ति था, जो दोस्तों इसका नाम बहुत ही वर्चस्व है, आप लोग इसको चुने होंगे, जो बाद में गवर्नर भी बना था, ठीक है। इस क्लाइव नामक व्यक्ति ने कहा कि अगर जिस प्रकार से अभी सारा सैनिक, अंग्रेज हम लोगों का सैनिक, फ्रांसीसी का सैनिक, चंदा साहब का भी सैनिक है, सो कहाँ चला गया, तिरुचिरापल्ली, जिसका जो कर्नाटक का शासक है,
तो सारा सैनिक चल गया वहां पे। अगर इसी समय में अगर हम लोग अपना कुछ सैनिकों या फिर चंदा शासक के राजधानी में पर जाकर के आक्रमण कर दे, तो उनका दोस्तों कर्नाटक का राजधानी अकार्टा था, अकार्टा, तो वहां पर जाकर आक्रमण कर दे, तो ऐसी परिस्थिति हम लोग चाहे तो कर्नाटक को अपने अधीन में कर लेंगे। तो इसी राय को मानते हुए अंग्रेज लोगों ने कलायु का समर्थन किया और कलायु के साथ कितना 210 सैनिक दे करके इसको ऐसो कहाँ अकाटा का भेज दिए, कर्नाटक का राजधानी। वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिए। अब आक्रमण कर दिए तब क्या हुआ, चंदा साहब को जब पता चला तो चंदा साहब ने क्या किया, यहाँ से कुछ सैनिकों तिरुचिरापल्ली से वहां पर कुछ सैनिकों बुला करके यहाँ पर अकाटा भेज दिए। अब यहाँ पे युद्ध हुआ, काफी ज्यादा घमासान यहाँ भी युद्ध छिड़ गया, काफी ज्यादा घमासान युद्ध छिड़ गया। तो दोस्तों यहाँ पे मात्र कितना थी, 210 सैनिक, और जबकि चंदा साहब के पास जब यहाँ पे आया तो 4,000 सैनिक भेज दिया गया। अब 4,000 सैनिक का मुकाबला 210 सैनिक कैसे करता, बहुत ही कठिनाई की बात थी। तो दोस्तों फिर भी कलायु ने हिम्मत नहीं हारे और बहुत ही संघर्ष के साथ लगभग दोस्तों 1 महीना प्लस अर्थात 2 महीना लमसम में पहुंच गया था, 50 दिन के लगभग। उतनी संघर्ष के पश्चात दोस्तों है सो कलायु ने अकार्टा पर अपना अधिकार जमा लिए अर्थात चंदा साहब को वहां से खदेड़कर भगा दिए। उनको वहां पर ऐसे मृत्यु, जब युद्ध में पराजित हो गए चंदा साहब, तो उनको दोस्तों वहीं पे मार दिया गया। अब मार दिया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अकार्टा जो है तो अपना अकार्टा अंग्रेजों के अधीन में चला गया। अब यहाँ पे जो तिरुचिरापल्ली था, ठीक है, तिरुचिरापल्ली था, वहां पर भी युद्ध हो रहा था। तो वहां पर से फ्रांसीसी, अब वहां हम लोग जानते हैं कि वहां पर रहा या नहीं रहा। तो दोस्तों तिरुचिरापल्ली में अंग्रेजों तरफ से नेतृत्व कर रहा था स्ट्रीगर लॉरेंस है सो वहां का नेतृत्व कर रहा था। तो फिर यह जो है स्ट्रीगर लॉरेंस ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से तिरुचिरापल्ली में युद्ध किए और 1752 ईस्वी में फ्रांसीसियों को वहां से क्या किए, खदेड़ कर सीधा भगा दिए तिरुचिरापल्ली से। फ्रांसीसियों को 1752 में स्ट्रीगर लॉरेंस ने वहां से सीधा यहाँ से भगा दिए। अब हुआ क्या, कर्नाटक भी छीन गया फ्रांसीसियों के से और तिरुचिरापल्ली भी छीना गया। अब बच गए थे उन लोगों के पास कौन सा, तो हैदराबाद, जो कि दोस्तों हैदराबाद भी फिर बाद में फ्रांसीसियों के तक ही रह गया, फ्रांसीसियों का ही रह गया और तिरुचिरापल्ली और कर्नाटक किसके अधीन में चला गया, तो अंग्रेजों का अधीन में चला गया। अब दोस्तों हम लोग जान रहे थे कि यहाँ पे कर्नाटक का शासक फिर उसको किसको, तो दोस्तों वहां का उत्तराधिकार कौन था, मोहम्मद अली, उसको दोस्तों वहां का शासक फिर वापसी पुनः सब बना दिया गया और वहां पे पूरा अधिकार किसका, अंग्रेजों का हो गया। तो दोस्तों इस चीज को, इस महफिल को दोस्तों हम लोग इस प्रकार से, इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, और दोस्तों इसी प्रकार से उसी प्रकार से ठीक आज हम लोग फिर बहुत ही अच्छी तरीके से कर्नाटक का दूसरा युद्ध को, इस महफिल को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिए हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को अभी भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो दोस्तों अगर आप लोग को दिक्कत लग रही है समझने में, तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि दोस्तों यह युद्ध तो इतना तो तक हो गया कि कर्नाटक चला गया अंग्रेजों के हाथ में, और तिरुचिरापल्ली कर्नाटक अंग्रेजों के हाथ में और हैदराबाद फ्रांसीसियों के हाथ में चला गया। तो यह युद्ध है सो कब समाप्त हुआ, तो दोस्तों यह युद्ध 1754 में 1754 में समाप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक संधि हुई थी, जिस प्रकार से प्रथम युद्ध में, कर्नाटक प्रथम युद्ध में एक शिला पैलेस, ठीक है, एक शिला पैलेस जिसको एला पैलेस भी कहा जाता है, सॉरी दोस्तों एक शिला सैपेल कहा जाता है, इस पैलेस में एक शिला सैपेल कहा जाता है। उसी एक शिला सैपेल संधि के माध्यम से कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है सो पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। अब यह संधि दोस्तों 1754 में, यह संधि 1754 में हुआ, परंतु इसका पालन 1755 में, ठीक है, परंतु इसका पालन 1755 से प्रारंभ हुआ था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि
कर्नाटक द्वितीय युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो दोस्तों बहुत स्थान पे आप लोगों को कितना 1755 मिलेगा, 54 नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ याद रखना है कि ये समाप्त हो गया था युद्ध पहले, लेकिन दोस्तों जो संधि हुई थी उसका पालन 1755 से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों आज का हम लोग को आज का टॉपिक यहीं तक था, जो हम लोग को कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे एक नेक्स्ट वीडियो में कर्नाटक का तृतीय युद्ध पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फिर से इसी प्रकार पूरा बेहतरीन A to Z सारी महफिल को पूरा अच्छी हंसो सजा करके लावेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।